हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। हमने सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लुसेंट की सीरीज चल रही है और लुसेंट की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में ही। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। एंड बोर्ड पे लाइव आके पढ़ाने का अलग ही एक मजा होता है, तैयारी होती है। चलिए स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो को। पार्टिकुलर पॉलिटी हम लोग कवर कर रहे हैं लुसेंट में। सो लुसेंट में पॉलिटी में हमने जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स हुए थे आफ्टर 1857, उसके बहुत सारे चीजों को डिस्कस किया था अप टू 1935 का जो एक्ट था। इनफैक्ट जो साइमन कमीशन था वहां तक कर लिया था, साइमन कमीशन करना है अभी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो आप एक पेपर और पेन ले सकते हो नोट्स के लिए, ठीक है। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो देखिए होता क्या है, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स आफ्टर 1857 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने बहुत चीज डिस्कस कर ली थी। आज जो डिस्कस करेंगे वो साइमन कमीशन एंड उसके बियॉन्ड की चीज स्टार्ट करेंगे। तो देखिए साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन की बात करें तो ये एक ऐसा कमीशन था जो कि ऑल वाइट कमीशन भी बोलते हैं। इसका विरोध बहुत हुआ था। इसको इसमें 7 मेंबर थे, 7 मेंबर थे। इसका विरोध बहुत हुआ क्योंकि जो 7 के 7 मेंबर थे सारे वाइट मैन थे, सारे इंग्लिश थे, सारे वाइट मैन थे, एक भी इसमें इंडियन नहीं था। इसकी गठन की गई थी 1927 में। 1927 में इसे स्टैब्लिश किया गया था सर जॉन साइमन के नेतृत्व में। और जो टोटल इसमें 7 मेंबर थे, सातों के सातों मेंबर वाइट थे। वी आर एक ऐसे देश के लिए आप कमीशन बना रहे हो जो कि एक पूरा इंडियन है, और वहां पे एक भी इंडियन को शामिल नहीं किया उस कमीशन में। तो दिस वाज द मेन इशू व्हाई साइमन कमीशन वाज बॉयकॉटेड बाय ऑल इंडियंस, ठीक है। तो साइमन कमीशन बनाया क्यों गया था, क्यों बनाया गया था? बनाया इसलिए गया था ताकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे 1919 का एक्ट कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसको रिव्यू करना था 10 साल होने पे। तो ये 10 साल तो मतलब 1919 में बना था तो 1929 में होने वाला था, तो इसलिए पहले ही बना दिया गया कि भाई रिव्यू करो कि ये कैसा काम कर रहा है। तो इसको क्यों बनाया गया था? टू चेक द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके वर्किंग को जो है चेक करने के लिए बनाया गया था। दिक्कत ये थी कि 7 मेंबर थे और सातों के सातों मेंबर वाइट थे, एक भी इसमें इंडियन नहीं था। इंडियन होता तो जरूर इसको लोग अच्छे से देखते कि भाई हाँ हमारे बेटरमेंट के लिए आया है। तो इसने अपना फाइनली जो है रिपोर्ट सबमिट किया 1930 में, और इसी रिपोर्ट के बेसिस पे ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना था। इसके बहुत सारे रिकमेंडेशन को मान लिया गया था। जैसे कि इसने ये भी बोला था कि जो डायरकी है प्रोविंसेस में उसे खत्म करके सेंटर में डायरकी लाया जाए। तो बहुत सारी बातों को इसमें कंसीडर किया गया था। मतलब साइमन कमीशन बनाया गया था टू चेक द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1927 में बनाया गया था, 1930 में इसने रिपोर्ट सबमिट कर दिया, और जिसके रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना था। तो विरोध हुआ, सब कुछ हुआ, क्योंकि इसमें सारे के सारे मेंबर जो थे वो सब वाइट थे, ठीक है। साइमन कमीशन में इतना ही, इसमें और कुछ है नहीं। चलिए अब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये पता चलता है कि लाला लाजपत राय का जो है लाहौर में निधन हुआ था, क्योंकि उनके पीठ और छाती पे लाठी से अटैक कर दिया गया था जब वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे वहां पे।
सॉन्डर्स करके एक पुलिस वाला था जिसने उनको बहुत मारा था, और उसी इंजरी के वो उनका देहांत हो गया। चलिए अगला पॉइंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जैसा कि मैंने बताया था कि साइमन साहब के सारे रिकमेंडेशन को मान लिया गया था लगभग, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया गया था। तो इसमें प्रावधान क्या है एक बार देख लेते हैं क्या क्या इसमें था। तो बेसिकली काफी बल्कि बनाया गया था, इसको काफी बल्कि बनाया गया था। इसमें 10 शेड्यूल थे, 10 शेड्यूल थे। प्रेजेंटली जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल है, 12, लेकिन उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 10 शेड्यूल थे, और इसके साथ 321 इसमें सेक्शंस थे, 321 सेक्शंस थे। तो हम कह सकते हैं कि काफी जो है इसको लंबा चौड़ा बनाया गया था, काफी लंबा चौड़ा बनाया गया था। 10 शेड्यूल था, 321 सेक्शन थे, और इसमें जो है प्रावधान ये रखा गया था कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाएगा। ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई थी इसमें, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाएगा, जिसमें ऑफ कोर्स ब्रिटिश जो है प्रोविंसेस होंगी, प्रोविंसेस होंगी, एंड प्रोविंसेस प्लस इंडियन स्टेट्स होंगे, इंडियन स्टेट्स होंगे, ठीक है। प्रोविंसेस, इंडियन स्टेट्स, फेडरल स्ट्रक्चर की बात की गई थी, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाएगा। लेकिन इसमें इंडियन स्टेट्स ने जो है वो कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया, मना कर दिया कि हम इसको नहीं मानते, हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसलिए ये कभी भी जो है ऑल इंडिया फेडरेशन बना ही नहीं बन पाया, ठीक है, क्योंकि इंडियन स्टेट्स ने इसको माना ही नहीं। इंडियन स्टेट्स जो कि मतलब प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, उन्होंने माना ही नहीं, तो ये कभी भी ऑल इंडिया फेडरेशन बन ही नहीं पाया, बन ही नहीं पाया। अगला जो प्रावधान है इसमें कि भाई बर्मा को जो है, बर्मा को अलग कर दिया गया था भारत से। बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, ठीक है। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, और बर्मा इसी के साथ आजाद हो गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बर्मा को सेपरेट किया गया था, तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, 1935 में अलग किया गया था। साथ में इसमें प्रोविंसेस को ज्यादा पावर दी गई थी, प्रोविंसेस जो थे उनको ज्यादा पावर दी गई थी, डायरकी हटा दी गई थी, और वेर गिवन मोर पावर, ज्यादा पावर दी गई थी इन टर्म्स ऑफ गिवन मोर पावर्स, ज्यादा पावर दी गई थी, क्योंकि इनको एक्सिक्यूटिव जो पावर दी गई, जो एक्सिक्यूटिव पावर दी गई इनको प्रोविंसेस को, वो एक्सिक्यूटिव पावर कहीं ना कहीं जो वायसराय था उस पर डिपेंडेंट नहीं थी कि भाई वो सैंक्शन लगा देगा, कुछ कर देगा, रोक देगा, वो नहीं था। वो जो पावर दी गई एक्सिक्यूटिव पावर, वो सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट था, या फिर ब्रिटिश क्राउन कह सकते हैं, कि क्राउन रोकेगा तभी रुकेगा। कोई इनका जो बिल आना है, कुछ आना है ऐसा, मतलब जिसपे रोक लगानी है, तो क्राउन रोकेगा, ना कि गवर्नर जनरल, या फिर जिसे उस समय वायसराय भी कहा जाता था, वो नहीं रोक सकता था इसको, ठीक है। तो प्रोविंसेस वर गिवन मोर पावर इन टर्म्स ऑफ एक्सिक्यूटिव पावर। मैं लिख देता हूँ, बात मैंने बता ही दी आपको, दिए गए भाई। अब ये सब्जेक्ट टू वायसराय कंडीशन नहीं लगता है, अब इन पे लगता था कि भाई अगर कोई कुछ हटाना हो, कोई प्रोविजन को बिल में से या कुछ करना हो, तो सब्जेक्ट टू क्राउन आएगा, ठीक है। एक्सिक्यूशन का ज्यादा पावर दिया गया प्रोविंसेस को। चलिए 4 नोट कर लीजिएगा, बाकी और भी है इसमें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इतना इंपॉर्टेंट था ये 1935 वाला, कि इसके ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि सारे प्रोविजन को, कुछ को छोड़ के, लगभग कॉपी कर लिया गया हमारे संविधान में। अभी अच्छा था, बढ़िया था, ठीक है। फिर आता है गवर्नर्स जो थे, गवर्नर्स जो कि ब्रिटिश प्रोविंसेस में गवर्नर्स हुआ करते थे, जो डिफरेंट प्रोविंसेस थी, उन गवर्नर्स जो थे, जो कि ब्रिटिश प्रोविंसेस में हुआ करते थे, उनको काम करना पड़ता था विद ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स,
जो प्रोविंसेस में मिनिस्टर्स होते थे उनके एडवाइस पे काम करना पड़ता था। इन टर्न जो मिनिस्टर्स थे दे वर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। कहने का मतलब है कि गवर्नर जो होता है ना, जनरली आप अभी भी देखते हो ना कि गवर्नर को काफी ऐसा माना जाता है कि एक ऐसा पोस्ट है जो कि बायस्ड रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर। लेकिन उस समय भी देखो ये प्रावधान ला दिया गया था कि भाई बायस्ड काम नहीं करोगे आप काम करोगे जो इस प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में जो मिनिस्टर्स होंगे उनके एडवाइस पे काम करोगे, और वो इंटर्न जो मिनिस्टर्स होंगे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, तो गवर्नर का ये इशू, ये बात है। ठीक है, अब यहाँ पे बाई कैमरल सिस्टम भी बनाया गया, बाई कैमरल सिस्टम। ठीक है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर बनाया गया सेंटर में भी था और कुछ 6 स्टेट थे वहां पे भी था। तो बाई कैमरल सिस्टम बनाया गया जिसमें दो सदन हुआ। ठीक है, एक तो था फेडरल असेंबली। बाई कैमरल में क्या होता है, 2 सदन होते हैं, जैसे कि आज भी हमारे देश में बाई कैमरल सिस्टम चलता है। लोकसभा है जिसे हम लोअर हाउस कहते हैं, और राज्यसभा है जिसे हम अपर हाउस कहते हैं। तो वैसे ही उस समय भी सेंट्रल लेवल पे बाई कैमरल सिस्टम था जिसमें एक था फेडरल असेंबली। ठीक है, फेडरल असेंबली और दूसरा जो था वो था फेडरल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली। ठीक है, या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट कह सकते, प्रोविंशियल नहीं, काउंसिल ऑफ स्टेट कहेंगे। जैसे कि आज राज्यसभा है, वैसे ही काउंसिल ऑफ स्टेट उस समय भी हुआ करता था। हिंदी नामकरण बाद में हुआ है दोस्तों 1952 में, उस समय इसको काउंसिल ऑफ स्टेट ही कहा जाता था। तो बाई कैमरल सिस्टम भी आया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक्ट में बाई कैमरल सिस्टम आया। 6 प्रोविंसेस और 6 प्रोविंसेस थी। देखो उस समय ब्रिटिश प्रोविंसेस बहुत ज्यादा हो चुकी थी, तो उसमें से 6 जो प्रोविंसेस थी, 6 प्रोविंसेस, वहां पे भी बाई कैमरल सिस्टम लाया गया था। प्रोविंसेस में बाई कैमरल सिस्टम, जैसे कि हमने सेंट्रल लेवल पे देखा कि एक फेडरल असेंबली है और एक काउंसिल ऑफ स्टेट है, तो बाई कैमरल सिस्टम बन गया। वैसे ही प्रोविंसेस में भी बाई कैमरल सिस्टम लाया गया, जिसमें एक लेजिस्लेटिव असेंबली और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब 2 बॉडी वहां पे भी बनाई गई। लेजिस्लेटिव असेंबली LA लिख देता हूं प्लस LC लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, आज भी हमारे देश में बाई कैमरल सिस्टम स्टेट्स में फॉलो होता है। उन स्टेट का आप मुझे कमेंट करके नाम बताना कि कहां कहां पे बाई कैमरल सिस्टम है। कुछ मैं नाम बता देता हूं, जैसे कि बिहार में है, ठीक है, वैसे यूपी में है, और बाकी आप मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, और भी इसमें प्रावधान थे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट काफी लंबा चौड़ा एक्ट माना जाता है, तो इसके और प्रावधानों को भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, गवर्नर जनरल के वीटो तो इसमें रिटेन किया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल का जो वीटो का पावर था, गवर्नर जनरल यानी कि वही वायसराय। ठीक है, यहाँ पे इल्यूशन में गवर्नर जनरल लिखा हुआ है, एक्चुअली वायसराय होना चाहिए था। ठीक है, तो वायसराय का जो वीटो का पावर था वो रिटेन रखा गया, वीटो कर सकते थे वो। ठीक है, वीटो का पावर जो है रिमेन करके रखा गया। साथ में क्राउन का, जो ब्रिटिश क्राउन था, उसका भी वीटो का पावर इसमें ऐड कर दिया गया कि भाई वीटो लगा सकती है किसी भी चीज पे। अगर मान लो स्टेट भी, कोई प्रोविंस भी कोई एक्ट लेके आता है और क्राउन को लगता है कि वीटो लगाना चाहिए, वो सही नहीं है, तो क्राउन उस समय लगा सकती थी। ठीक है, तो ये सारी बातें होते चलती हैं। साथ में गवर्नर जनरल को ये पावर था कि वो किसी भी समय सेंट्रल लेजिस्लेशन जो था, सेंट्रल लेजिस्लेशन जो होता था, उसमें अगर कोई डिस्कशन ऐसा हो रहा है जिसमें कि गवर्नर जनरल या फिर जिसे वायसराय हम अभी कह रहे हैं, यहाँ पे लूसेंट में गवर्नर जनरल लिखा हुआ है, तो वायसराय
उस डिस्कशन को रोक सकता था, वैसे डिस्कशन को जो कि उसी के पावर को कम कर रहे हैं, वायसराय के पावर को। तो वायसराय जो था ये क्या कर सकता था, सस्पेंड कर सकता था, सस्पेंड कर सकता था ऐसे डिस्कशंस को जो कि डाइल्यूट कर रहे हो पावर्स को। किसके पावर्स को? तो ऑफ कोर्स ये वायसराय की ही पावर को अगर डाइल्यूट कर रहे हैं तो ऐसे जो है सेशन को, डिस्कशन को वो सस्पेंड कर सकते थे, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप भी नोट की तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अगला जो है इसमें कि कोई भी बिल जो था, कोई भी बिल, अगर ऐसा बिल आ रहा है जो कि कुछ बिल ऐसे रिजर्व किए गए थे कि भाई जिसमें लगता है कि सरकार पे ही खतरा आ जाएगा, तो उस बिल को जो है प्रायर सैंक्शन चाहिए होता था वायसराय का। वायसराय प्रायर सैंक्शन नीडेड फॉर सम बिल्स, ठीक है। कुछ बिल्स के लिए जो है प्रायर सैंक्शन चाहिए होता था वायसराय का, प्रायर सैंक्शन के बिना नहीं आता था कुछ बिल। तो लिस्ट की बात करें तो इस, अब चलिए मिटा के फिर से थोड़ा सा और इसमें बचा हुआ है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो तो चल रहा है ना, देख लेता हूँ। हाँ चल रहा है, ठीक। तो 3 लिस्ट भी बनाए गए इसमें, 3 लिस्ट बनाए गए। एक लिस्ट था फेडरल लिस्ट, 3 लिस्ट बनाए गए जिसमें सब्जेक्ट्स रखे गए। तो लिस्ट की चर्चा कर लेते हैं। टोटल 3 लिस्ट बनाए गए जिसमें एक था फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट थे, फेडरल लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट थे उसमें एक्सक्लूसिव पावर फेडरेशन को दिया गया था, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया था कि आप उसमें लेजिस्लेट कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव पावर वर गिवन टू वायसराय एंड हिज वायसराय और इनके जो फेडरल असेंबली थी उसको, कि आप इसमें जो है एक्ट बना सकते हो फेडरल लिस्ट पे। दूसरा आता है प्रोविंशियल लिस्ट, ठीक है। दूसरा आता है प्रोविंशियल लिस्ट। इस लिस्ट पे ये पूरा पावर दिया गया था कि जो प्रोविंशियल असेंबली है, प्रोविंशियल जो असेंबली है वो इसमें लेजिस्लेट कर सकती है एक्सक्लूसिवली। प्रोविंशियल जो असेंबली थी वो इसमें एक्सक्लूसिवली जो है लेजिस्लेट कर सकती थी इनमें जो सब्जेक्ट था। तीसरा जो दिया गया था कंकरेंट लिस्ट दिया गया था, जो आज भी चलता है, कंकरेंट लिस्ट। इस लिस्ट में दोनों बोथ ये जो फेड और प्रोविंशियल असेंबली है दोनों लेजिस्लेट कर सकते थे, ठीक है। इस तरीके से 3 लिस्ट बना दिया गया। बट इसमें इंपॉर्टेंट ये रहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में एक और इंपॉर्टेंट बात ये रही कि मांग की जा रही थी डोमिनियन स्टेटस की, कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए। बट जो डोमिनियन स्टेटस हम मांग रहे थे वो डोमिनियन स्टेटस हमें इसमें मिला नहीं। स्टेटस was not conferred to India, not conferred to India। भारत को ये डोमिनियन स्टेटस अभी तक नहीं मिला, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इतना ही है। थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आज जो हमारा है ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, जो हमारा ये इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था ये आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा, फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। फिर आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आता है, क्रिप्स मिशन आता है। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इसको लेके आते हैं, 1942 में ये भारत में आता है, ठीक है, क्रिप्स मिशन। तो ये जो है क्रिप्स मिशन जो था ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक ड्राफ्ट बनाया था, उस ड्राफ्ट डिक्लेरेशन को ये लेके आए थे बताने के लिए, समझाने के लिए। क्रिप्स साहब को चुना गया था जो खुद एक कैबिनेट मिनिस्टर थे। तो ये भारत आए, चूंकि उस समय जो है
काफी दिक्कतें शुरू हो चुकी थी, वर्ल्ड वार छिड़ चुका था, तो वर्ल्ड वार में भारत का पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा था। तो भारत को ल्यूर करने के लिए, लालच देने के लिए कि भाई आप अपना एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लेना, आप जो है लड़ाई में हमारा साथ दो, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, तमाम बातें ये लेके आए। तो इनके प्रावधानों को देखते हैं। नंबर 1, क्रिप्स मिशन में जो पहला प्रावधान था वो ये था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, असेंबली बने बोला गया इसमें, मतलब वार के बाद, वार खत्म हो जाए, वर्ल्ड वार 2 उस समय चल रहा था, भारत का पार्टिसिपेशन चाहिए था, तो ये बोल रहे थे कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो, बना लेना, पहले लड़ाई में हमारा साथ दे दो और उसके थ्रू आप कॉन्स्टिट्यूशन बना लेना, कॉन्स्टिट्यूशन बना लेना। ठीक है, ये क्रिप्स मिशन का एक प्रावधान था कि भाई इन्होंने ये बात बोली कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लेना वार के बाद, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना लेना। फिर इन्होंने कहा कि डोमिनियन स्टेटस भी ले लेना, डोमिनियन स्टेटस भी ले लेना आजादी के बाद, मतलब जैसे लड़ाई खत्म होगी तो डोमिनियन स्टेटस की इन्होंने बात करी कि ले लेना आप लोग, भारत को इन्होंने प्रपोजल दिया कि डोमिनियन स्टेटस ले लेना, और लेकिन एक ही जो है वन इंडियन यूनियन होगी, वन इंडियन यूनियन होगी, सेपरेशन नहीं होगा। इन्होंने ये कहा कि जो ये आजकल मांग चल रहा है ना कि सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स, वो नहीं हो सकता है, वो वन इंडियन यूनियन ही रहेगा। तो इसलिए दुखी हो गए मुस्लिम लीग वाले लोग। तो ये आया था डिक्लेरेशन कि भाई दोनों लोग राजी होंगे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों राजी होगी तभी ये लागू किया जाएगा। तो उन्होंने ये प्रावधान दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लेना, पहले पार्टिसिपेट कर लो हमारे साथ वार में, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लेना। इन्होंने ये भी कहा कि आजाद हो, मतलब लड़ाई खत्म हो जाएगी वर्ल्ड वार 2, तो हम आपको जो है कहीं ना कहीं डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, लेकिन एक ही इंडियन यूनियन होगी, उसमें पार्टीशन नहीं होगा। ठीक है, ये इन्होंने बात कहा। साथ में इन्होंने कहा कि जो इंडियन प्रोविंसेस हैं और इंडियन स्टेट्स हैं वो हमारे साथ शामिल हो जाए, इसके प्रावधानों के तहत जुड़ सकता है। लेकिन जो नहीं जुड़ रहा है, मान लो जो नहीं जुड़ रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनाना चाहता है, वो क्या करेगा कि पहले का जो नियम। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम क्रिप्स मिशन के बाद कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान हेडिंग डालेंगे। अब देखिए कैबिनेट मिशन प्लान क्यों लाया गया, ये लाया गया ताकि भारत में मोडस ऑपरेंडी क्या होगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, उसके लिए लाया गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान उसके लिए आया था। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो है ये मार्च 1946 में आता है। ठीक है, 1946 मार्च में ये भारत में आता है, बहुत सारी बातें इसमें आती हैं साथ में भारत में। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन प्लान का सबसे पहला प्रावधान जो था कि भाई भारत को अच्छा, एक चीज और इसमें स्टार्ट करने से पहले बता दूं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल पूछा जाता है कि इसके जो 3 मेंबर थे वो तीनों मेंबर कौन कौन थे। तो सबसे पहले थे पैट्रिक लॉरेंस साहब, पैट्रिक लॉरेंस। दूसरे थे इसमें सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, और जो तीसरे थे वो थे सर एवी अलेक्जेंडर। ये 3 लोग थे, कैबिनेट मिशन प्लान को लेके आए थे ये 3 लोग। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके प्रावधानों को। तो सबसे पहले बात करी गई कि भाई भारत को आजादी कैसे दिलाई जाएगी, कैसे मिलेगी आजादी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया कि भारत को आजादी दी जाएगी, फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम की बात की गई कि भारत को फ्री कर दिया जाएगा, फ्रीडम दे दी जाएगी। इसी में कैबिनेट मिशन प्लान में लाया गया कि भाई भारत को फ्रीडम दे दी जाएगी और
भारत को ये राइट दिया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएं और अपना संविधान बनाएं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू अपना संविधान बनाएं। दूसरी बात बोली गई कि जो सेपरेट मुस्लिम स्टेट की मांग चल रही थी उसको इसने रिजेक्ट कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए शायद फेल भी हो गया। इट रिजेक्टेड सेपरेट मुस्लिम स्टेट, इसको रिजेक्ट कर दिया, इसको इसने रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्शन का ही जो है ये था कि कैबिनेट मिशन प्लान को लोगों ने माना नहीं। ठीक है, मुस्लिम लीग ने खासकर, तो इसने सेपरेट मुस्लिम स्टेट वाले कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया। और उस समय जब ये लोग चाह रहे थे, मतलब जब इनको लग रहा था कि अभी हमें जाना पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो ये चाहते थे कि भारत को यूनाइटेड ही रखा जाए मैक्सिमम, ताकि जब जितना बड़ा भारत रहेगा, सिंगल यूनिट रहेगी, तो उसमें उतना ज्यादा हम अपना व्यवहार बना सकते हैं, अपने मार्केट की तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट के तरीके से यूज कर सकते हैं, इसलिए सेपरेशन चाहते नहीं थे। खैर, तीसरी बात जो है कि भाई इसमें बोला गया कि कैसे होगा, तो बोला कि यूनियन ऑफ स्टेट बनाओ, एक यूनियन ऑफ इंडिया बनाओ। यूनियन ऑफ इंडिया बनेगा इनके हिसाब से, यूनियन ऑफ इंडिया बनेगा जिसमें फेडरेशन होगा, इंडियन फेडरेशन, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं। ब्रिटिश प्रोविंसेस होंगी, तो प्रोविंसेस लिख देता हूं, और साथ में इसमें इंडियन स्टेट्स भी होंगी। तो ऑल इंडिया, मतलब यूनियन ऑफ इंडिया बनाने की इन्होंने बात करी। इसमें इन्होंने बोला इंडियन स्टेट्स भी होंगे। ठीक है, इन्होंने ये बात करी। तो इन्होंने कहा कि जो यूनियन ऑफ इंडिया की जो जिम्मेदारी होगी वो होगी लिमिटेड, मतलब वो खाली फॉरेन अफेयर्स देखेंगे, ठीक है, बहुत सारे पावर्स को छीना जा रहा है। देखिए कैसे, फॉरेन अफेयर्स देखेंगे, डिफेंस देखेंगे, एंड कम्युनिकेशन के रिलेटेड जो मुद्दे हैं यही सब ये देखेंगे। बाकी सब जो है, बाकी जितने भी रेसिड्यूअरी पावर्स हैं, ऑल रेसिड्यूअरी पावर्स, चाहे वो फाइनेंस का हो चाहे जो भी हो, ऑल रेसिड्यूअरी पावर्स, इसके अलावा जो भी बचता है वो सब कुछ प्रोविंसेस को दे दो। प्रोविंसेस मतलब वही प्रोविंसेस या फिर इंडियन स्टेट जो बनेंगी उनको दे दो। तो इसमें जो है ये बात कही गई। ठीक है, एंड इसमें ये भी कहा गया कि जो भी कॉम्युनल इश्यूज अगर सामने आएगा, अगर ये ऐसा फॉलो होता है, तो कोई भी अगर कॉम्युनल इशू सामने आएगा, लिखता हूं चौथा, कि कोई भी अगर कॉम्युनल इशू सामने आएगा तो उसे जो है दोनों मेजर जो कम्युनिटी है हिंदू मुस्लिम, उसको मेजोरिटी से पास करेंगे। ठीक है, बोथ कम्युनिटी, लिख देता हूं हिंदू एंड प्लस मुस्लिम, ये दोनों जो है मेजोरिटी से इसको पास करेंगे, प्लस जो ऑल मेंबर्स की मेजोरिटी है वो भी पास करेगी, तब जाके इसको जो है सॉल्व किया जाएगा। इसको कॉम्युनल इशू को ऐसे सॉल्व किया जाएगा कि भाई हिंदू मुस्लिम की मेजोरिटी पास कर दे, साथ में जितने भी मेजोरिटी है, जितने भी मेंबर्स है, उनकी ऑल मेजोरिटी से पास हो, तभी ये पास होगा। कॉम्युनल इशू को इसमें जो है ऐसे सॉल्व करने की बात करी गई। ठीक है, इसके अलावा ग्रुपिंग किया गया था फॉर प्रोविंशियल सब्जेक्ट। ठीक है, ग्रुपिंग किया गया कि भाई जो स्टेट्स जो है, प्रोविंसेस हैं, वो ग्रुप बना सकती हैं, और ग्रुप बना के वो अपने जो है प्रोविंशियल लिस्ट को जो है जारी कर सकती हैं कि हमें ये लिस्ट चाहिए, हमें ये लिस्ट चाहिए। तो ग्रुपिंग सिस्टम आया इसमें। ठीक है, यहाँ पे 5वां नंबर लिखिएगा, ग्रुपिंग सिस्टम इसमें लाया गया था। ठीक है, तो दैट्स ऑल, इसमें इतना ही है, कैबिनेट मिशन प्लान में इतना ही है। अगला होगा हमारा माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन योजना। क्लीमेंट एटली जो थे उस समय ब्रिटिश पीएम थे, और अब क्लीमेंट एटली चाहते थे कि जल्दी से जल्दी भारत को आजाद कर दिया जाए।
तो इसलिए उन्होंने अपने बहुत ही एक चहेते बंदे को भेजा जिनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन को ये टास्क दिया गया कि जल्दी से जल्दी भारत को आजाद करो, और क्योंकि हमारा अब यहाँ पे फालतू का खर्चा हो रहा है और यहाँ से हमें कोई कमाई नहीं हो रही है, घाटा है। ठीक है, तो माउंटबेटन साहब आते हैं एक योजना लेके जिसे कहते हैं दी माउंटबेटन योजना। माउंट बेटन योजना और प्लान जो कि आया था 1947 में ही, प्रिसाइजली कहें तो 3 जून को ही आया था। तो इसमें क्या था कि माउंटबेटन साहब ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई अब तो बंटवारा होकर रहेगा, पार्टीशन, फ्रीडम विथ पार्टीशन इसी प्लान के तहत आता है। ठीक है, इसी प्लान के तहत जो है ये कहते हैं कि ठीक है ट्रांसफर ऑफ पावर होगा, ट्रांसफर ऑफ पावर होगा, साथ में जो है पार्टीशन भी होगा, मतलब पावर एक लोगों को नहीं मिलेगा, भारत और पाकिस्तान बटेगा। सॉरी, ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि भारत और पाकिस्तान जो है बटेगा। तो इसमें इतना ही है, ठीक है, माउंटबेटन प्लान में इतना ही है कि भाई योजना आई थी 3 जून 1947 को और फ्रीडम मिलेगा, ये एक्सेप्ट किया गया। साथ में जैसे ही ये डिसाइड हो गया कि हाँ फ्रीडम मिलेगा, पार्टीशन होगा, तो रेड क्लिफ साहब की एक कमीशन बनाई गई, जिस बाउंड्री कमीशन कहते हैं, जिन्होंने भारत पाकिस्तान की, रेड क्लिफ साहब ने भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और देखते हैं द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 देखते हैं। इसी एक्ट के तहत जो है भारत आजाद हो गया। तो इसमें कहा गया कि जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की सुजनिटी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंडिया पे जो भी सुजनिटी थी वो खत्म होती है। साथ में भारत पे कोई भी अब मतलब ब्रिटिश डोमिनेशन नहीं रहेगा, सुजनिटी खत्म होती है। ठीक है, कोई डोमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, भारत अब आजाद माना जाता है। ठीक है, ये ब्रिटिश सुजनिटी भारत की खत्म हो गई। जितने भी लॉ और एक्ट थे उस समय के जो कि लागू होते थे उनके द्वारा वो भी खत्म हो गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अमेंड किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अमेंड किया गया 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1935, इसको अमेंड करना जरूरी था क्योंकि अमेंड करके बोला गया कि दोनों जो भारत पाकिस्तान बनेगा दोनों अमेंड करके अपने देश में तब तक इससे अपना शासन चलाओ क्योंकि इसमें बहुत रूल्स रेगुलेशन है। ठीक है, तो इसको अमेंड किया गया अपने अपने सहूलियत के द्वारा, अमेंडेड, और अमेंडमेंट के बाद जो है भारत पाकिस्तान को बोला गया कि इसको तब तक फॉलो करो, इंटरिम गवर्नमेंट बना लो। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट की बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसने उसी का काम था इंटरिम गवर्नमेंट को भी चलाना। मतलब जब तक संविधान बन के नहीं आता है तब तक देश को चलाने के लिए कोई तो बॉडी चाहिए, तो उसके लिए इंटरिम गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही काम कर रही थी। खैर, इससे पहले कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसके एक्ट को अमेंड किया गया सहूलियत के लिए कि दोनों देशों को जो है थोड़ा सा अमेंड करके अपने हिसाब से इसको चलाओ। ठीक है, एंड इंटरिम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी बात करेगी कि दोनों देश अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों लोग अपने अपने जो है इंटरिम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो। भारत की तो बन ही गई थी पहले ही। ठीक है, 1946 में ही हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी कैबिनेट मिशन के प्लान के तहत। खैर, तो ये प्रावधान था इसमें। साथ में 15 अगस्त को हमें आजादी भी मिल गई। 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिल गई और नेहरू का जो है ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी का जो भाषण है वो काफी फेमस हुआ था। तो ठीक है, हम वी गॉट द फ्रीडम, वी गॉट द फ्रीडम। एक और चीज हुआ, रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कई बार। एक रेफरेंडम हुआ, मैं बताता हूं क्यों ये रेफरेंडम हुआ। एक रेफरेंडम होता है 6 जुलाई 1947 को, 6 जुलाई 1947 को ही ये रेफरेंडम हुआ जिसमें असम का एक पार्ट था सिलहट। सिलहट
ठीक है, पहले ये असम में आता था सिलहट। सिलहट जो था ये असम का पार्ट था। इसको इसको जो है बांग्लादेश जो बना, मतलब ईस्ट बंगाल के साथ मिला दिया गया। ये जो है ये मिल गया किसके साथ? ईस्ट बंगाल के साथ। और फाइनली जो है जब पाकिस्तान आजाद हुआ था ना, तो एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान था, एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान था, जिसे आज की डेट में हम बांग्लादेश कहते हैं, क्योंकि 1971 में ये वार स्टार्ट होता है, लिबरेशन वार, बांग्लादेश लिबरेशन वार कहते हैं, जिसमें भारत ने मदद की बांग्लादेश को आजाद होने में। खैर उस समय जो है सिलहट आसाम का पार्ट था, ये ईस्ट बंगाल में मिला और फाइनली ये ईस्ट पाकिस्तान बना था। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान बना था। तो रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम होता है कि वहां की जनता से पूछो कि आप लोग कहाँ रहना चाहते हो, कहाँ पे, मतलब वो एक एक बंदा वोट करेगा, रेफरेंडम करेगा कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, वहां रहना चाहता हूँ, तो रेफरेंडम कराया गया। ठीक है, साथ में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो पोस्ट था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का जो पोस्ट था वो एबोलिश कर दिया गया। ये पोस्ट को एबोलिश किया गया। जो वायसराय या फिर सो कॉल्ड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलते थे, ठीक है, वायसराय या फिर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट था वो भी एबोलिश कर दिया गया कि भाई अब ये भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें होती हैं इसमें। अब यहाँ पे हमारा जो इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको जो है ये वीडियो पसंद आ रही है। पसंद आ रही है तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए वीडियो के साथ। बाय बाय।